कानून को भी जानते हैं, उसका 144 का उल्लंघन जो हुआ उसके बाद तमाम लोगों पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को कैसे देखिए? देखिए, बॉबी पवार जो अब युवाओं की बेरोजगारों की आवाज़ बन चुका है, जो ये भ्रष्टाचारी सरकार की खिलाफ आंदोलन की आवाज़ बन चुका है, उससे सरकार इतना भयभीत हो गई है कि अपने अधिकारियों को पर्सनल तौर पर वहाँ पर बताइए, सरकार का पुलिस का अधिकारी वहाँ पहुंचकर विरोध कर रहे हैं उसकी जमानत का। वो आतंकवादी है, लश्कर है, तो ये बगा उसने क्या गुनाह किया है? बॉबी पवार ने सिर्फ ये गुनाह किया है कि उसने इनसे नौकरी नहीं मांगी, इनसे रोजगार की गारंटी नहीं मांगी, इनसे घर नहीं मांगा, इनसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मांगा। बॉबी पवार ने सिर्फ मांगा तो एक चीज़ मांगी कि पूर्व में जो घोटाले हुए हैं यूके SSS, यूके PSC में, उनकी CBI जांच कराई जाए, जो आगे ऐसे घोटाले ना हो उसकी गारंटी दी जाए, एक सशक्त कानून बनाया जाए। इसके अलावा बॉबी पवार ने क्या मांगा बताइए? और आप इतना डर गए हैं, इतना भयभीत हो गए हैं कि उस पर एक युवा पे, बेरोजगार युवा पे आपने 307 जैसी धाराएं लगाई, फिर वो उसको हटा दी गई माननीय अदालत द्वारा। माननीय न्यायालय ने जब वो हटा दी गई तो आज आपने फिर मांग करी है कि कुछ हमारे पुलिस के लोगों की चोट लगी है। हम बता देना चाहते हैं सरकार को, अगर ये मामला और खिंचा, बॉबी पवार यदि आप सोच रहे हैं कि बाहर नहीं आएगा तो ये आंदोलन रुक जाएगा। बॉबी पवार यदि बाहर नहीं आएगा तो ये आंदोलन में आपके चैनल के माध्यम से, पहाड़ TV अपने आप में लोकप्रिय चैनल है, मैं उसके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि धामी जी, ये बॉबी पवार नहीं, हर एक बेरोजगार व्यक्ति बॉबी पवार है, और ये बॉबी पवार आपके सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप जो सोच रहे हैं, क्या मतलब है? आप 307 के आप धारा बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं, क्या मतलब है? आप जिन 6 लोगों की बेल परसों हो गई थी, उनको आप बोलते हैं कि परीक्षा देने नहीं गए, इनकी बेल खारिज की जाए। सरकार के अधिकारी वहां पहुंच के बेल का विरोध करते हैं। ये पूरा तंत्र, आप इतना घबरा गए हैं। आपने क्या किया? जो दरोगा नकलची दरोगा आपने इंडिकेट करे थे, आपने आइडेंटिफाई करे थे, उन दरोगा का आपने क्या किया बताइए? कितने मुकदमे दर्ज करे उन दरोगाओं के खिलाफ? धारीवाल को आपने पकड़ा क्या अभी तक? कहाँ है धारीवाल? पूछता है उत्तराखंड, कहाँ है आपका बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हरिद्वार जिले का धारीवाल? कहाँ है धारीवाल? को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। दरोगाओं के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, जो नकलची दरोगा थे। बेचारे रात को युवा बेरोजगार छात्र जो मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप उनको जाके रात के अंधेरे में गुपचुप जाकर उनके साथ मार पिटाई करते हैं गांधी पार्क में 8 तारीख की रात को। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि बॉबी पवार बाहर नहीं आया तो ये युवा बेरोजगार रुकेगा नहीं। और प्रशासन भी सुन ले, जो आपने गुंडागर्दी करी है उस रात को, 8 तारीख की रात को, सारी फुटेज हमारे पास है। ह्यूमन राइट कमीशन मैं जाऊंगा, मैं आपको आज बोलता हूं, आपके खिलाफ मैं पुलिस शिकायत प्राधिकरण जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि नौकरी करना किसे कहते हैं। हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, पढ़े लिखे युवा छात्र हैं, संविधान को मानते हैं। हमें आप हमसे अधिकार छीन रहे कि हम शांतिपूर्वक हम आंदोलन भी ना करें। मैं इन छात्रों के साथ, युवाओं के साथ एक संरक्षक की भूमिका में हूँ, बड़े भाई की भूमिका में हूँ। और जब मैंने देखा कि अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है इस प्रशासन से, भ्रष्टाचारी प्रशासन से, जो कि धामी सरकार का पिछलग्गू बना हुआ है। अरे शासन प्रशासन को कानून से चलना चाहिए, सरकार को कानून से चलना चाहिए, धर्म संवत चलना चाहिए। आप तो बड़ी भाजपा की धार्मिक सरकार बनते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन सरकार है, ये धर्म है। आप धामी जी, आपको हम सोचते थे कि आप इस प्रदेश के लिए एक युधिष्ठिर की भूमिका में रहेंगे, युवा मुख्यमंत्री हैं, परंतु आप पूरा काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दुर्योधन वाला आप षड्यंत्र रच रहे हैं, शकुनी मामा वाला षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपका अंत क्या होगा? ये युवा बेरोजगार आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये PCS की तैयारी करने वाला छात्र, ग्रेजुएट छात्र,
फर्स्ट डिवीजन लाने वाला छात्र, आप नालियों के किनारे बाहर आप देखेंगे, आपको दया आ जाएगी। 61 छात्रों का पुलिस वालों ने नाम लिखा। खुद एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी ने उनको बोला तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। छात्रों ने कहा भविष्य चौपट हो जाएगा, हमारा भविष्य चौपट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। काश्तकारों के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। 4000 रुपए किराए के कमरे पे 4-4 आदमी कमरे में रहते हैं। 7-7, 8-8 कमरों में 20-20 आदमी रहते हैं। एक वॉशरूम है जहाँ पर। कैसे ही अपना दिन बिताते। 6 दिन से कोई नहाया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, खुले आसमान में सो रहे हैं। आप कम से कम कुछ नहीं तो इनकी बददुआ से डरिए। बाकी ये छात्रों के मन में मैंने देखा है, इनकी आंखों से डर निकल चुका है। एक फिल्म में कहा गया है कि मैंने देखिए, जो उसमें किसी को इतना मत डराओ कि उसकी आंखों से डर निकल जाए, उससे उसके मन से डर निकल जाए। तो आपने इतना डरा दिया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, बीपीडीओ, क्या क्या मजाक कर रखा आपने। बच्चा कुछ पीसीएस, समूह का घोटाला, चपरासी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला, कोई बच्चा है क्या? और हम बहुत नाराज हैं मोदी जी से भी। एक हारे हुए आदमी को आपने इस प्रदेश की कमान दी और जबरदस्ती जिताया, तो प्रदेश के युवाओं को आज फेल कर रहा है। एक फेल मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आज वो पूरे युवाओं को फेल कर रहा है। और ये युवा दिखा देंगे आगे जाके कि ये क्या करने वाला है। आपकी सरकार की सेठ बजा देंगे, अभी सुधर जाएंगे। आप इस सवाल यदि साहब, ये अब लड़ाई काले कोट और छाती की और रुक लेती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है वहाँ पर कि आप कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर बाहर का एक तरह से समर्थन, बच्चों को मिलना, उसके बाद बेल ना होना, इसे टालना, तो ये कहीं ना कहीं आप काले कोट वर्सेस छाती की बात तो नहीं आ रही है। ये बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ। देखिए, काला कोट तो हमेशा न्याय के साथ रहता है और नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हमें समर्थन दे दिया है। उन्होंने भी एक बैठक में हमें समर्थन दिया है और उनके सचिव स्वयं यहाँ पर आए थे, विकास बोगड़ा जी, और हमें देहरादून बार भी समर्थन दे रही है। तमाम इसमें अधिवक्ता साथी भी हमें समर्थन दे रहे हैं। तो अब काला कोट तो हमेशा असहाय के, बेरोजगारों के, पीड़ितों के साथ रहता है। तो अब तो काला कोट भी साथ रहेगा। अभिभावक जो इन बच्चों के अभिभावक हैं वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं। और आप समझिए, आप वो दौर याद करिए आरक्षण का, जहाँ से उत्तराखंड का उद्गम हुआ है। वो लड़ाई जो आरक्षण के लिए लड़ी गई थी, उसमें छात्रों ने कुर्बानी दी थी। उसके बाद जब अभिभावक इकट्ठा हुए थे, तब जाके वो तब्दील हो गई थी उत्तराखंड आंदोलन को लेकर। उसी तरीके से अब काला कोट भी, सफेद कोट भी, मातृशक्ति, तमाम साथी, तमाम युवा बेरोजगार अब एकत्रित हो रहे हैं। और ये आग अब यहीं तक रुकने वाली नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगी और पता नहीं कितनों को ये झुलसाएगी। बहुत शुक्रिया। फोटोज लगी हैं हमारे आंदोलनकारियों की। उन्होंने इस राज्य का निर्माण इस बात को लेकर किया था कि छोटा राज्य होगा तो स्वच्छ रोजगार होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, तमाम चीजें होंगी। तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो शहीदों के जो नाम लिखे गए उनकी उम्र देखिए आप। शहीद रविंद्र सिंह रावत 22 वर्ष, शहीद राजेश नेगी 19 वर्ष, शहीद राजेश रावत 27 वर्ष, शहीद राजेश रावत 19 वर्ष। तो देखिए युवाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए। वो आप इस शहीद स्मारक पर जो नाम लिखे उनसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर युवा आज भी कितने नाराज हैं आप देख सकते हैं। तो मैं जब यहाँ अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया तो मैंने भी यही देखा। और मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं 28-29 साल की उम्र का हूँ और अभी तक मैं किताब के पन्नों को पलटते हुए अपने माँ बाप के सपनों को देखते हुए उनके अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को सजो रहा हूँ। और मैं इस बात को लेकर कहना चाहता हूँ कि हम ये तमाम बेरोजगार, वो इस बात के लिए नहीं आया है कि आप हमें रोड़ी का ठेका दे दो, कहीं रेते का ठेका दे दो। वो इस बात को लेकर आया है कि भैया आप एक स्वच्छ और पारदर्शी परीक्षा करा दो। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार अपना सबसे क्रूर रूप, हमने हिटलर को कभी नहीं देखा था, हमने मुसोलिनी को कभी नहीं देखा, हमने 70 के दशक का आपातकाल कभी नहीं देखा। लेकिन आज के दौर में जब हमने पूरा इतिहास पढ़ा तो आज जब हम उसको लिंक करते हैं उससे, तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं उसी तरह की पूरा परिवेश बनाया जा रहा है। तो मैं धामी जी से ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा ही करना है, हमारा मानसिक, शारीरिक और
दिमागी उत्पीड़न करना है तो आप आपातकालीन लगा दो, ये अघोषित आपातकालीन है एक तरह से। मैं साफ ये कह देना चाहता हूँ, जिस सख्त नकल विरोधी कानून की बात बेरोजगार कर रहा था, वो कहीं न कहीं बेरोजगारों पर प्रहार हो गया है। कल की खबर आपने सुनी होगी, उत्तरकाशी में एक साथी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस पर क्या कर दिया, नकल विरोधी कानून के तहत आपका केस कर दिया। तो बेरोजगार इसलिए तो नहीं लड़ा था ना, इसलिए तो बेरोजगार ने लाठियां नहीं खाई थी कि आप सख्त नकल विरोधी कानून जो बात उठा रहा है उसी पर आप डंडे फोड़े, उसी पर आप कार्रवाई करें। मैं पिथौरागढ़ से आया परसों रात हमारे साथी के साथ, यही एक प्रकरण, उसने इतना कहा कि वो हमारी सीट ऊपर से निकालनी थी, हाथ में दी है, एक वीडियो बना के उसने दे दिया, तो उस पर भी एक कानून हो गया, उस पर भी आपने क्या कर दिया, चालान काट दिया। मैं साफ ये कह देना चाहता हूँ, अब आपने देखा इतने लोगों पर लाठियां पड़ी, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक या छुटभैया नेता ने किसी की भावनाएं आहत हुई, किसी की नहीं। लेकिन दीपिका पादुकोण कौन सी बिकनी पहनती है, किस रंग की बिकनी पहनती है, उससे इन नेताओं की भावनाएं आहत होती है। तो देखिए इस देश का दुर्भाग्य कैसा है, इस राज्य का दुर्भाग्य क्या है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी साफ कह देना चाहता हूँ, तमाम जगह से बेरोजगार आह्वान कर रहे हैं कि कब आना है, कब आना है, कब आना है। आज हमने एक अनुमति मांगी है कि आप हमें जिन 3 स्थलों पर आप इनसे कह रहे थे वहां पर हमें अनुमति दीजिए। बाकी जो लोग यहाँ बैठे वो लोग यहीं रहेंगे, वो यहीं बैठे रहेंगे, वो नहीं उठेंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ धारा 144 लगी, फलानी जगह यहाँ ये लगी। ये जो आंदोलनकारी थे इन्होंने धारा 144 लगाने के लिए कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ये हमारा अधिकार है। देश हमारा भी उतना ही है जितना इन अधिकारियों का है, जितना इन सीएम साहब का है। तो हमारी मर्जी है जहां हम बैठेंगे, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से, हमने गांधी पढ़े हैं, हमने भगत सिंह पढ़े हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे। जो उस समय हुआ वो कुछ लोग आए थे, उनको पुलिस अगर नहीं पकड़ पा रही है तो फिर इस पुलिस का भी क्या काम है। वो वीडियो वायरल करके कह रही कि फलाने आदमी, हमसे कह रही कि आप मदद कीजिए। अरे भैया, जब तुम्हें पता है कि ये लोग पत्थर मारने वाले थे, जो हमारे नेता को अंदर क्यों डाला है? सीधा सवाल ये खड़ा होता है पुलिस के रवैये। हालांकि पुलिस पे भी प्रेशर है, वो भी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, लेकिन मैं उन पुलिस वाले भाइयों से, उन अधिकारियों से भी ये कहना देना चाहता हूँ, जब इस राज्य का निर्माण हुआ था तमाम अधिकारियों ने, तमाम सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कलमें नीचे कर दी थी। तो आज वक्त आया है कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमारी तो 29-30 साल उम्र हो गई है, हमने जितनी देनी थी दे दिए हैं पेपर। अब कब तक पढ़ते रहेंगे? या तो आप स्वच्छ रोजगार कराइए। अब लड़ाई इस बात की, जितना पढ़ना पढ़ लिया है, 70-75 नंबर हम ला ही रहे हैं, लेकिन 90-95 नंबर आपके हाकिम सिंह जैसे कोई लोग ले आ रहे हैं। अब हमारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब एक ही नारा है हमारा, पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को, लड़ो समाज बदलने को। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। लगातार बॉबी पवार की रिहाई में अटकल रहा हो, लेकिन उनकी उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें बन के रह जाती हैं। तो कौन लोग हैं जो इन अटकलों के पीछे हैं, कोई अंदाजा है? साफ है सत्ता का ये क्रूर चेहरा। अभी मैं सुन रहा था हेयरिंग अंदर, तो जज साहब कह रहे थे कि पुलिस वालों से कह रहे थे कि भैया कह रहे हैं कि हमारे 2-3 जो हैं पुलिस वाले वो घायल हुए, अभी तक उन्होंने एक्सरे नहीं कराया। बताइए, पुलिस अगर आपके साथ कोई घटना होती है, आप थाने में जाते हैं तो पुलिस सबसे पहले आपको मेडिकल कराने ले जाती है, जहाँ लगी होगी, जो हुआ वो उन्होंने अपने कर्मचारियों के एक्सरे नहीं करा रखे। देखिए कितनी बड़ी वो है। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि अगर बॉबी पवार बाहर निकलेगा तो पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार होगा, सीधे कह देना चाहते हैं। ये आंदोलन बड़े रूप में जाने वाला है और पुष्कर सिंह धामी को अपना रोजगार बचाना है, राज्य के बेरोजगारों से उसको कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा कह देना चाहता हूँ। और हम भी यही चाह रहे थे, जब वो उपचुनाव लड़े थे, हमने भी कहा था कि धामी जी आप हमारे, उनका गृह क्षेत्र था DD8 विधानसभा, आप आइए इस क्षेत्र से लड़े। लेकिन अब ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही हिटलरशाही फरमान रहेगा ना जनाब आपका, बहुत जल्द नगर पालिका चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, आपको आपकी हैसियत हम बता देंगे कि आप कितने गहरे पानी में हो और क्या हो, उसके बाद आपकी कुर्सी जाएगी अगर हमें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहूँगा।